हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनएक्सप्लोर्ड लिटरेचर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे द बुक ऑफ वांसी की, जो कि शिलापतिकरम का एक पार्ट है। इसका हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे और फिर बात करेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। ये पार्ट फर्स्ट है, तो इसके अंदर सिर्फ डिटेल एनालिसिस और बैकग्राउंड रहेगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, तो आई जस्ट स्किप दैट पार्ट। देन इज़ द लाइक टारगेट ऑफ दिस वीडियो इज़ 500। तो प्लीज़ वो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम लगता है मटेरियल सर्च करने में, क्रिटिक्स ढूंढने में, एंड यू कांट इवन इमेजिन कि कितना टाइम लगता है पीपीटी स्ट्रक्चरिंग एंड इन सब चीज़ों में। तो एटलीस्ट फीडबैक तो आप दीजिएगा प्लीज़, बिकॉज इट टेक्स जस्ट फ्यू सेकेंड फॉर यू टू गिव योर फीडबैक, लेकिन मेरे लिए इट सर्व एज अ मोटिवेशन थिंग। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक्स एट द एंड ऑफ द वीडियो एंड वॉच टिल द एंड, तभी समझ में आएगा। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको ऐसा पढ़ते पढ़ते ऐसा फील होता है कि आप किसी का नाम भूल रहे हैं, मतलब किसी राजा का नाम आया, किसी गॉडेस का नाम आया, या फिर कुछ भी, किसी करेक्टर का आप नाम भूल रहे हैं, तो वहाँ पे आप कंटिन्यू करिए। पूरा वीडियो देखो पहले, फिर रिकॉल करने की कोशिश करो। बीच में ये पूरा टेंशन मत लो कि ओ हम तो अभी पढ़ा था ये भूल गए, वो चीज़ें नहीं होती। पहले पूरा वीडियो देखो, थोड़ा शांति से बैठो, रिकॉल करने की कोशिश करो। नहीं याद आ रहा, देन वॉच द वीडियो अगेन। ये होता है पैटर्न ऐसे बड़े बड़े टेक्स्ट को पढ़ने का, जिसका सिलेबस एक इतना डीप होता है कि आप उसको एक बारी में तो लर्न नहीं कर सकते। तो उन्हीं टेक्स्ट में से एक है शिलापतिकरम। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बात करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन की, कि जो शिलापतिकरम है उसका मतलब क्या है। जो शिलापतिकरम है उसका मतलब है टेल ऑफ अ एंकलेट, एक जो पाजेब होती है ना पहनने वाली ऑर्नामेंट, उसकी कहानी है ये। और ये इंडियन क्लासिकल लिटरेचर है जो साउथ इंडिया का, वहाँ से ली गई है, जिसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। इसके राइटर हैं इलेंगो एदिगर, जिन्होंने 5 एपिक्स लिखी है। जैन जो एस्थेटिक है उसकी। ये जो स्टोरी है वो एक आदमी की है जो अपनी चेस्ट वाइफ को, मतलब एक बहुत ही नोबल काइंड ऑफ वाइफ को छोड़ देता है और चला जाता है एक कॉटिशियन के पास, मतलब एक प्रोस्टिट्यूट ही थी ये बेसिकली, माधवी, उसके पास चला जाता है ये। तो वहाँ पे जाके फिर इसका जो पूरा मैरिड लाइफ है वो डिस्टर्ब हो गया। तो जो कन्नगी और कोवलन है वो बाद में अपना जो मैरिड लाइफ है वो दोबारा से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो वापस आ जाता है उसके पास से। ठीक है, तो ये चीज़ें डिस्क्राइब की गई है पहली किताब में। जो दूसरे वाली बुक है उसमें बताया गया कि कैसे वो नई शुरुआत करते हैं अपनी मैरिड लाइफ की। कौन? कोवलन और कन्नगी। आदमी का नाम है कोवलन और उसकी वाइफ का नाम है कन्नगी। तो जो माधवी है वो करेक्टर, वो कैसी सी है कि उसको एक कॉन्ट्रास्ट में दिखाया गया है कि ना, मतलब ये जो है वो बिल्कुल भी एक चेस्टिटी का कॉन्सेप्ट उसके पास नहीं है, वो पायस नहीं है, तो इस तरीके से दिखाया गया है। जबकि जो कन्नगी है वो बहुत ही चेस्ट वुमेन है। ठीक है, इस तरीके की बातें इसमें बताई गई हैं। फिर जो पूरा स्टोरी इनका बताया कि कैसे उनका पूरा जर्नी रहा, एंड व्हाट टाइप ऑफ पीपल दे मेट, और कैसा लाइफ रहा उसमें। ठीक है, ये बताया गया। फिर जो लास्ट बुक है उसमें बताया गया कि जो उसके हस्बैंड हैं ये कोवलन, उसको सज़ा हो गया था, एंड बिकॉज ऑफ विच उन्होंने अपना एक जो लेफ्ट मतलब एक जो ब्रेस्ट है वो काट दिया था, जस्ट फॉर द सेक्रीफाइस ऑफ हर हस्बैंड, कि भाई मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी गलत नहीं थे और अब मैं अपना चेस्ट काट देती हूँ। तो वो अपनी फर्टिलिटी या फिर कुछ एक वुमेनहुड है ना, जो वाइफ वाला नेचर, उन चीज़ों को दिखाना चाहती थी। ये सब करके पूरी स्टोरी आपको आगे पता चलेगी जब आई विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल कि ऐसा क्यों हुआ था, उनको जो कोवलन है उसको पनिशमेंट क्यों मिला था, क्या कुछ स्टोरी रहा था। तो इसके बारे में आगे बात की जाएगी। ये जो टेक्स्ट है इसका स्ट्रक्चर कैसा है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें मेजर 3 किंगडम है जो तमिलनाडु के, मतलब जो तमिल का एक लैंड है उसके बारे में बताया गया है। उनका पूरा लैंडस्केप, उनका कैसा प्रोस्पेरिटी था, प्रोस्पेरिटी होता है मतलब कितना वेल्थ था उनके पास, कितनी अमीरी, गवर्नेंस कैसा था, फिर उनका फोक म्यूजिक, डांस, एधेरेंस टू धर्मा, कैसा धर्म था वहाँ पे, जस्टिस कैसा था, हीरोइक करेक्टर कैसे थे, बैटलफील्ड कैसा था, आर्ट, रिलीजन, ये सारी चीज़ें हैं जो उन 3 जो किंगडम्स हैं उनके अंदर बताई गई हैं। तो वो जो 3 लोग हैं उनकी लाइफ के थ्रू ये चीज़ें रिप्रेजेंट की गई हैं। तो 3 लोग कौन है? कन्नगी द वाइफ, कोवलन है पति, और माधवी जिसके साथ इसका अफेयर चल रहा था कोवलन का। ठीक है, तो ये जो एपिक है इसको 3 किताबों में डिवाइड किया गया है, जो कि 3 किंगडम्स में होती हैं। तो जो पहली किताब है बुक ऑफ पुहार, उसको कोजा में करा गया। अब आई एम रियली सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग दिस नेम्स रॉन्ग,
बिकॉज मेरे को तमिल का बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है इनको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। तो प्लीज़ बियर विद मी विद दिस नेम्स। तो अ तमिल स्पीकर विल बी बेटर टेलिंग यू द नेम्स। तो जैसा भी है इसको थोड़ा याद कर लेना। पहली ये है। दूसरा है जो बुक ऑफ मदुरै, उसे पांड्या में जो पांड्या किंगडम है वहाँ पे करा गया है। तीसरी है जो वंजी, उसको चेरा किंगडम में किया गया है। तो ये जो सारी बुक्स हैं उनके अंदर 30 कैंटोज हैं। जो बुक 1 है वो है बुक ऑफ पुहार जिसमें 10 कैंटोज हैं। दूसरी है बुक ऑफ मदुरै जिसमें 13 कैंटोज हैं। और जो थर्ड है बुक ऑफ वांसी, उसमें 7 कैंटोज हैं जो कि सबसे छोटी है। वो सबसे छोटे वाले ही आपके सिलेबस में है जिसके बारे में आपको पढ़ना है। और थोड़ा सा बड़ा टेक्स्ट ज़रूर है लेकिन इंटरेस्टिंग लगेगा आपको जब आप पूरा वीडियो देखेंगे, क्योंकि आप जो लिंक्स हैं उनको समझ पाएंगे। तो अब देखते हैं इस टेक्स्ट के बारे में कि इसमें होता क्या है। सबसे पहले स्टेंजा है जो, उसमें हम राउंड डांस ऑफ हिल ड्वेलर्स उसके बारे में बात करेंगे कि जो हिल पे रहने वाले लोग हैं उनका डांस फॉर्म और सारी चीज़ें उन्होंने कैसे करी थी। तो इस कैंटो में हम 26 स्टेंजा पढ़ने वाले हैं जिनको 2 डिवाइड में पार्ट किया गया है। जो पहला पार्ट है उसमें हम सेलिब्रेशन पढ़ेंगे कन्नगी का, जिनको अभी भी गॉडेस के रूप में देखा गया है। ठीक है, उस स्टोरी में तुम्हें बताऊंगी बाद में कि वो गॉडेस कैसे बनी। तो वो जो एक नॉर्मल सी औरत थी आज वो गॉडेस बन गई है, जिनको गॉडेस पत्नी के नाम से, पत्नी नहीं बोलते, गॉडेस पत्नी, तो इस नाम से जाना जा रहा है। जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ अबाउट कि जो गाने गा रहे थे हिल ड्वेलर्स अपने कॉन्वर्सेशन, 2 फ्रेंड्स की कॉन्वर्सेशन के बीच में। तो जो पहला स्टेंजा है लाइन नंबर 1 से लेकर 29 में, वो स्टार्ट होता है हिल ड्वेलर्स के डांसिंग और सिंगिंग से जब वो मिलते हैं कन्नगी से। ठीक है, तो वो देखते हैं कि सिर्फ उनका ना लेफ्ट ब्रेस्ट था, एक ब्रेस्ट के साथ, एंड शी वॉज देयर उस हिल पे। एंड कन्नगी है जो वो बताती है कि कैसे जो मदुराई सिटी है उसका फॉल कैसे हुआ। तो ये जो स्टोरी है वो कैसे वो पूरी बताती है वहाँ पे कि ये पूरा सीन कैसे हुआ, मैं एक गॉडेस कैसे बनी। तो उसके थ्रू आपको भी समझ आ जाएगा कि स्टार्टिंग से ये स्टोरी कैसे चल रहा था। तो जो कोवलन है वो कन्नगी को छोड़ देता है फॉर अ कॉर्टिशियन माधवी, जो कि 9th स्टेंजा में रिवील भी किया जाता है तेवंती के द्वारा कन्नगी को कि भाई देख, तेरे हस्बैंड ने तुझे इसलिए नहीं छोड़ा था कि वो उसके प्यार में पागल था, बल्कि तूने जो पिछला जन्म था ना उसमें उसमें ना अपना एक वचन था वो तुम रखने में नाकामयाब रही थी, उसकी वजह से ऐसा हुआ था। तो मतलब एक, क्या ही बोलूँ मैं, अब एपिक्स में कुछ भी लॉजिक देते हैं कि तुम्हारे पति ने ऐसा किया, ऐसा नहीं कि वो गंदा आदमी है, उसने ऐसा किया क्योंकि तुमने पिछले जन्म में कुछ पाप किया था। तो ऐसा सा कुछ रीज़न देती है कैंटो 9th में जो तिवंती है कन्नगी को। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इसका पति से छोड़ के चला गया था। तो उसके बाद क्या होता है कि ये छोड़ के चला गया इसको, और कोवलन और ये जो माधवी है एक डांसिंग गर्ल, ये दोनों साथ रहने लगे। ये जो आदमी है कोवलन, ये वापस आता है कन्नगी के पास और बोलता है कि यार मेरी तो ना सारी वेल्थ चली गई, मतलब मैं तो लुट गया बिल्कुल। तो कन्नगी उसे अपनी एक जो पायल है वो निकाल के देती है कि तुम ना इसको बेच दो। अब जब कोवलन कन्नगी से पूछता है कि हम ना फिर क्या करेंगे, मदुराई के लिए निकल जाएंगे। तो कन्नगी और कोवलन मदुराई सिटी के लिए निकल जाते हैं कुंती के सजेशन पे कि आप ना जो मैत्री केयर है, एक मैत्री नाम की ये गवालिन बोलेंगे क्या इसको, जो काउ हेडर्स, उनके साथ कि तुम रहो तो तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छा होगा। तो थर्ड बुक है जो, उसमें वो लोग चले जाते हैं और ये जो आदमी है कोवलन वो ना ये पायल को बेचने चला जाता है एक गोल्ड स्मिथ के पास। तो उसी टाइम पे क्या हुआ था, जो क्वीन थी पांत्या की, उसकी ना पायल गुम हुई थी एक। अब इस पे जो कोवलन है उस पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि इस आदमी ने चोरी करी है क्योंकि उस जैसी ही दिखती थी वो पायल। तो अब इसको राजा ने पूरा पनिशमेंट दे दिया कि इस आदमी को ना पकड़ो और इसको मार दो। और ऐसा ही हुआ कि उसको मार दिया गया। लेकिन कन्नगी ने ये बात प्रूव कर दी कि तुमने मेरे पति को गलत पनिशमेंट दिया है। जब उसने उस पायल को तोड़ा उसके अंदर से क्या निकला, जो ये जेम्स होता है नॉर्मल किस्म का निकला, पर्ल्स एंड ये सब नहीं था उसके अंदर। क्योंकि जो क्वीन की एंकलेट होगी, अब तुम सोचो वो तो ऑफ कोर्स लाइक महंगे वाली होगी ना, इसमें महंगे वाले हीरे मोती जवाहरात ये सब होगा, लेकिन उसके वाले में जो नॉर्मल किस्म का होता है वैसा सा ऑर्नामेंट था वो। तो अपने जो दुख था उसके अंदर कन्नगी फिर ऐसा रोना चला उसका थोड़ा, एंड उसने अपना जो लेफ्ट ब्रेस्ट है वो काट के फेंक दिया स्ट्रीट्स ऑफ मथुराई में।
ये उसका एक रेजिस्टेंस था उस इनजस्टिस के खिलाफ कि तुमने जो करा है ना, अब मैं ये अपना ब्रेस्ट काट के फेंक रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी जो एक वुमेनहुड है ना उससे, मतलब तुमने मेरे को एक विडो बना दिया, अब मेरा कोई वो अस्तित्व नहीं रहा है मेरे पति के बिना, ऐसा कुछ ये करती है। तो जब हिल ड्वेलर्स सुनते हैं कन्नगी की ये बहुत महानता वाली स्टोरी, कि बहुत ही विल्योर था इसमें और ग्रीफ भी है, तो वो कन्नगी को ऐसा सिर झुकाते हैं बिल्कुल कि हे माता, ऐसे आप तो बहुत महान हैं। और जो भगवान है वो भी क्या करते हैं, फूलों की बरसात करते हैं उसके ऊपर। जो अगली लाइन है 13 से 19, उसमें वही उनके ओरल ट्रेडिशंस के बारे में बताया गया कि वहाँ पे प्रेयर्स हुई, पूरे ड्रम हॉर्न रिंग ये सब बजा वहाँ पे हिल पे, और लोगों ने डांस और ये म्यूज़िक वाला जो परफॉर्मेंस है वो करा, जिसके कुछ नाम दिए गए हैं, कुंदुनलाई, कुर्रवाई। तो ये एंशंट अपीयरेंस बताए गए यहाँ पे कि एक ना बहुत ही बार्डिक सा ट्रांसलेशन रहता है यहाँ पे। तो ये नाम अब याद कर पाओ तो कर लेना, वरना लिख देना कि बार्डिक ट्रांसलेशन था ये। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो हिल ड्वेलर्स हैं वो कन्नगी को एज अ मदर ऑफ नेचर मानते हैं, क्योंकि वो फर्टिलिटी और प्लेंटिट्यूड को सिग्निफाई करती है कि ये ना एक देवी है जिसने अपने जो फर्टिलिटी है उसको त्याग दिया अपने पति के लिए, तो उसको मदर नेचर की तरह यहाँ पे देखा जा रहा है। थीम सॉन्ग्स के बारे में फिर यहाँ पे बात करी जाती है कि दो दोस्तों की कॉन्वर्सेशन हो रही है तो उनके बीच में थीम सॉन्ग्स कैसे आते हैं उसके बारे में बताया जाता है। फिर यहाँ पे जो अक्कम और पुरम का एक थीम है, ये थिनाइज। देखो मैं इस वीडियो में तो इसकी बात नहीं कर सकती क्योंकि ये बहुत ही डिटेल में समझाने लायक टॉपिक है कि अक्कम और पुरम पोइट्री क्या होता है, तो इस पर एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि अक्कम पुरम पोइट्री क्या होता है, तो यू पीपल नीड अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट, ताकि तुम उसको अच्छे से डिटेल में समझ सको। ठीक है, तो उसके बाद में बात करेंगे, अभी थोड़ा सा इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अक्कम ट्रेडिशन का इवोकेशन है थर्ड बुक में। फिर उसके बाद जो थिनाइज है वो आती हैं, जो कि एक पर्टिकुलर सा एंड देती हैं इस चीज़ को। तो ये जो सॉन्ग है वो शुरू होता है एक फ्रेंड के, जो कि चीयर अप करता है सेकंड फ्रेंड को कि आ जाओ जल्दी से, एक्साइटेड करता है उसको थोड़ा, जो कि अपने लवर का वेट कर रही होती है। ये कैंटो बहुत अच्छे से बताता है हमें अक्कम और पुरम पोइट्री के बारे में, कि कैसा एक सिचुएशन था जब वो सेकंड फ्रेंड उसका वेट कर रही थी अपने लवर का, तो एक पूरा ओरल ट्रेडिशन है ना जो उनका, उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करता है। तो वो बोलता है कि लेट अस बाथ फ्रेंड, लेट अस बाथ। शी ऑल्सो सिंग्स द प्रेज ऑफ द लॉर्ड ऑफ द इटर्नल हिल्स। तो इनका पूरा ना गाना बजाना चल रहा है यहाँ पे। तो एक फ्रेंड दूसरी को बुला रही है कि आ जाओ तुम, हम ये पहाड़ियाँ देखते हैं कितने सुंदर हैं ये कुरुक्कू की माउंटेन्स। तो इस तरीके का है ये, एक दूसरे को कुछ गाने नहीं होते हैं जहाँ पे मैं कुछ बोलूँगी फिर आप कुछ बोल रहे हो और हमारी मतलब रिप्लाई में ही, हमारी कॉन्वर्सेशन में ही गाना बन गया। मुझे ऐसा कोई गाना तो ध्यान नहीं आ रहा, पर ऐसा सा कुछ है इनका कि मैंने कुछ बोला फिर तुमने कुछ बोला और बस लैसी जोड़ दी उसमें और बना दिया गाना। तो इस तरीके से है। तो जो पहली फ्रेंड है वो गाना गाती है प्रेज ऑफ कन्नगी में, कि जो एक कन्नगी है ना बहुत ही ब्यूटीफुल है, जैसे कि वाली हो, जो कि लॉर्ड मुरुगन के, ये लॉर्ड मुरुगन भी बहुत ही शायद कार्तिक के होते हैं ना, जो लॉर्ड कार्तिका शिवा के बेटे, शायद उनका रूप है ये कुछ, या फिर उन्हीं को बोलते हैं, मतलब आई हर्ड इट समवेयर। तो ये है उनका कुछ। तो वो ना ग्लोरीफाई करती है उसकी चेस्टिटी को कि देखो कितना प्यार करती थी अपने पति से, और गॉडेस पत्नी से, वो मतलब गॉडेस पत्नी कौन है, अपनी एक कन्नगी ही है। ठीक है, तो इससे दुआ मांगते हैं वो कि यार मुझे भी ब्लेसिंग करो तुम, मतलब मुझे भी ब्लेस करो तुम, ब्लेसिंग्स दो अपनी। ये सॉन्ग साइकिल चलता ही रहता है, वो एक गाना गाती है फिर अगली गाना गाती है, तो इनके गाने वाने चलते रहते हैं यहाँ पे। फिर आता है कैंटो नंबर 25, जिसमें हम बात करेंगे द चॉइस ऑफ अ स्टोन के बारे में। इस कैंटो के अंदर 202 लाइन्स हैं। तो जो पहली 1 से 21 लाइन है वो डिस्क्रिप्शन ऑफ चेरा किंग के बारे में बात करती है, जो कि कौन थे, चिनकुत्तुवन। ठीक है, इनके इलस्ट्रेशन जो मतलब कि जो इनकी पेंटिंग्स एंड ऑल क्रेव की गई थी एज अ एम्बलम ऑफ हिमालयन क्वीन, और ये नाम से दे रखे हैं कुछ। तो जो एक किंग एंड क्वीन थे उन्होंने डिसाइड करा था कि वो ना माउंटेन्स पे जाएंगे। ठीक है, तो एक जो पुराण है थिनाई, उसको यहाँ पे यूज़ किया गया है कॉम्बैट सिचुएशन को दिखाने के लिए, मतलब कि वो ना एक प्रेज ऑफ किंग को, कि देखो ये राजा रानी यहाँ पे पहाड़ियों पे आए थे, और क्या हुआ था कि वो जो वाराणसी है वहाँ से उन्होंने ट्रेवल किया था, कितना हो गया, 1260 माइल्स अपने रॉयल अटेंडेंट्स के साथ, और फिर ये फाइन सैंड ड्यून्स पे पहुँचे थे ऑन द प्रेयार रिवर।
तो यहाँ पे ये जो पहुँचते हैं उनके बारे में बताया गया है इस कैंटो के जो स्टार्टिंग की लाइन है 1 से लेकर 21 उसमें, कि ये कैसे राजा रानी यहाँ पे आते हैं फाइन सैंड ड्यून्स पे अपने जो रॉयल अटेंडेंट्स थे, मतलब जो रॉयल लोग थे उनके साथ। फिर नेक्स्ट लाइन्स है जो 22 से 29, उसमें ब्यूटी ऑफ सैंड ड्यून्स के बारे में बात किया गया है कि जब ये आते हैं तो इनको कैसे वो सैंड ड्यून्स लगते हैं, वो कितने सुंदर थे, किस तरीके की सुंदरता थी वो। तो डांसिंग हिल ड्वेलर्स हैं जो, मतलब डांसिंग जो हिल पे रहने वाले लोग हैं, चेरा किंग के सामने आते हैं और गाने लग जाते हैं वल्लई सॉन्ग्स। ये गाने गाते हैं। दे एक्सेप्टेड, तो मतलब उन्होंने वहाँ पे जो सोवेनिटी थी ना चेरा किंग की, उसको एक्सेप्ट कर लिया था। पर जो पुरान थिनाइज हैं, विची है, उलिनई, ये सारे अप्रेजल है रिलेशनशिप के बिटवीन द हिल ड्वेलर्स एंड चेरा किंग। मतलब कि जो हिल ड्वेलर्स हैं उनके रिलेशन कैसे हैं चेरा किंग से, उसको यहाँ पे अप्रूवल मिल गया। जैसे कि हम क्या करते हैं, एग्रीमेंट साइन करते हैं किसी भी देश के साथ कि भाई मैं तेरे को अपना दोस्त मानता हूँ। अभी हमने इसराइल के साथ ये करे थे कि हाँ भाई इतना 50 ईयर्स ऑफ रिलेशनशिप हो गया, या फिर हम कोरिया के साथ करते हैं कि हाँ इतने साल हो गए हमारे रिलेशन को। तो इस तरीके से हम रिलेशन को सेलिब्रेट करते हैं और उसको एक वैलिडिटी देते हैं कि भाई हम तुम्हारे साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स रखेंगे या फिर तुम्हारे साथ ये भाईचारा हमारा रहेगा या नहीं रहेगा। तो उसी तरीके का अप्रूवल यहाँ पे मिल रहा है हिल ड्वेलर्स का और चेरा किंग के बीच का कि हमारे बीच ये रिलेशन कैसा है और हम तुम्हें अप्रूव करते हैं कि तुम यहाँ पे क्या हो, सोवन किंग हो। सोवन किंग का मतलब होता है कि तुम्हारे ऊपर किसी और का वो नहीं है, मतलब कोई और तुम्हें रूल नहीं कर रहा है, तुम्हारी खुद की पावर है एंड यू आर अ वेरी स्ट्रांग या फिर ग्रेट लीडर, इस तरीके से। ठीक है, बस यही पॉसिबल तरीका था। शायद मैं तुम्हें समझा पाई होंगी ये बात कि कैसे वो उनका एक बीच का एग्रीमेंट चल रहा है यहाँ पे। तो जो हिल ड्वेलर्स हैं वो पीसफुली ऑफर करते हैं किंग को बहुत सारे ट्रिब्यूट्स और सेलिब्रेट करते हैं उनके अराइवल को कि वो धन्य भाग हमारे कि आप हमारे घर आए। तो इसमें यही बताया गया है कि जो हिल ड्वेलर्स हैं वो एक तरीके के मीडियम ही नहीं होते जो कि रिटेन करते हैं या फिर डिसमिनेट करते हैं, मतलब जो हिस्ट्री को याद रखते हैं, जिन्होंने बहुत सारे युद्ध देखे होते हैं। मतलब ये जो लोग होते हैं ना, वो अपने फोक सॉन्ग्स में, अपने लोकल सॉन्ग्स में, कविताओं में, डांस फॉर्म्स में पुरानी पुरानी बैटल्स को अपनी पेंटिंग्स में उनको डिपिक्ट करके रखते हैं ताकि हमारी हिस्ट्री को लॉस ना हो। बल्कि एक दूसरा भी उनका इम्पोर्टेंस है कि उन्होंने यहाँ पे क्या करा है, चेरा किंग को रिकॉग्नाइज किया है और उनकी जो सॉवर्निटी है उसके बारे में बताया है, जो कि बताता है कि पॉलिटी कैसा था एंशियंट तमिल किंगशिप में और कैसा मेमोरी रहा था उस टेरिटरी का। तो शायद आपको ये चीज़ समझ आया होगा कि हमने गाना, डांस, इन सब की जिक्र क्यों किया, क्योंकि वो एक कल्चर बताता है जो हिल ड्वेलर्स है उनका। अगर हमें कल्चर पता लग रहा है तो कल्चर से हमें हिस्ट्री पता चलती है किसी की। जब हम हिस्ट्री को ट्रेस कर पाते हैं तो पूरा एक जो वहाँ की सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कौन रूल कर रहा था, क्या कुछ था, सोवेनिटी किसका था, नहीं था, तो वो चीज़ें हमें पता लग जाती हैं। जैसे हमें यहाँ पे पता लगे कि चेरा किंग को उन्होंने जो सॉवेन है वो डिक्लेयर कर दिया था। फिर जो स्पीकर हैं लाइन 60 से 68 में, वो हिल ड्वेलर्स हैं। वो बोलते हैं कि दे हैव किंग्स वेसल विच मीन्स फ्यूडल टेनेंट फॉर 7 जनरेशन्स, कि ना उनके पास फ्यूडल टेनेंट है 7 जनरेशन तक का किंग के। ठीक है, कि मतलब वो पूरा रिकॉर्ड है उनके पास, वो पूरी लिनेज है ना जो उनकी किंग की, उसको वो प्रे करते हैं ताकि ये जो रूल है वो लंबा चलता रहे। मतलब हम बोलते हैं ना, एक मेरे को लोकल नाम नहीं याद आ रहा, कुछ ना लोग होते हैं उनके पास ना रेड रेड सी किताब होती है, गाँव में मैंने ये चीज़ें देखी थी। रेड रेड बुक होती है, उसमें ना वो आपकी पूरी दादा परदादा इन सबका हिस्ट्री मिलता है उसमें। वो लोग आते हैं एंड वो साल में एक बार आते थे एंड दे यूज टू सिंग सॉन्ग्स ऐसा ऐसा कुछ, कि आपके दादाजी का नाम ले रहे हैं, फिर परदादा एंड सबका ऐसे नाम लेके कि ये परिवार फले फूले एंड स्टफ लाइक दैट। तो ऐसा होता है। तो अभी तक भी देखा है मैंने ये सब। तो ये इस तरीके से बता रहे हैं भी कि आपका परिवार जो इतने सालों से चलता आ रहा है, मतलब 7 जनरेशन्स को ये प्रे कर रहे हैं यहाँ पे। फिर ये जो लाइन है 69 से 94, यहाँ पे एक तमिल पोइट है कत्तन, उनके बारे में बताया गया है। मतलब कि वो कैसे स्टोरी है कन्नगी की, उसको नरेट करते हैं चेरा किंग को कि देखो किंग, ऐसा एक औरत है कन्नगी नाम की, वो अब गॉडेस में कन्वर्ट हो चुकी है। उसकी ऐसी ऐसी स्टोरी रही थी। जब इस पत्यन रूलर जो चेरा किंग थे, उन्होंने इस इनजस्टिस की कहानी सुनी, तो वो डिस्क्राइब करने लगते हैं धर्मा ऑफ द किंग को कि यार ये कैसा सब किंग था वो जिसने ऐसा करा।
मतलब ये कोई धर्म का एक बात ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो वो वाली चीज़ है जो 95 से जो 106 वाली लाइन है उसमें बताई गई है। अब देखो, मैं ये लाइन क्यों मेंशन कर रही हूँ, जो भी लोग बिल्कुल कैंटो पढ़ रहे हैं ओरिजिनल टेक्स्ट से, तो आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सी लाइन में किस चीज़ की बात की गई है। अगर आप कैंटो नहीं देख रहे तो जस्ट लिव इट। आपको बस ये पता होना चाहिए किसने क्या बोला और किसको बोला, कब बोला, क्यों बोला, बस ये चीज़ है। तो कैंटो पे ज़्यादा मत ध्यान दो अभी तुम। फिर आगे की भी देखते हैं। तो आगे बोला गया है लाइन नंबर 118 से लेके 144 में कि जो पुरान थे नए थुम्बाई ये सारी चीज़ें हैं, मतलब कि कैसा एक बैटल रहा था। तो यहाँ पे एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होता है किंग और उनके काउंसलर के बीच। तो काउंसलर उनको बोलता है कि ना एक स्टोन है जिसको हमें लेके आना चाहिए हिमालय से, ताकि हम उस पर इमेज बना सकें गॉडेस पत्नी की, जो पत्नी की, ठीक है। तो ये जो नई नई हमारी कन्नगी देवी बनी है इनका हम इमेज बनवाएंगे हिमालय से स्टोन लाकर। तो अब किंग है जो एग्री कर जाता है इस बात पे अपने काउंसलर से कि ठीक है भाई ले आओ। एंड इफ द किंग ऑफ माउंटेन विल रिफ्यूज हिम द स्टोन ही विल वेज अ वॉर अगेंस्ट देम। तो ये बात बोलते हैं कि अगर जो माउंटेन के किंग हैं उन्होंने मना करा कि हम पत्थर नहीं देंगे तो हमने लड़ाई कर देनी है। इस तरीके का इनका एक पूरा सीन चल रहा है यहाँ पे कि भाई हिमालय से पत्थर लाओ, उस पर जो गॉडेस पत्नी है उसकी फ़ोटो बनवाएंगे, अगर उसने मना करा तो हमने युद्ध कर देना है वहाँ पे। फिर अगली लाइन है 145 से 179। यहाँ पे प्रिपरेशन चल रहा है युद्ध का। तो यहाँ पे जो पुराम थेनाई है उसका यूज़ किया गया है। तो जो विलन कोटाई मिनिस्टर हैं किंग के, वो मैसेज के लिए पूछते हैं, मतलब मैसेज बोलते हैं कि उनको सेंड कर दो नॉर्थ में, ठीक है, ताकि वो सारी चीज़ों को यूज़ करें, ऐसा मतलब पूरा मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो जो लाइंस हैं 180 से 202, वहाँ पे जो दूसरा मिनिस्टर है वो सजेस्ट करता है कि हमें ना मैसेज ना भेज के नदर्न जो किंग्स हैं उनको हमें सीधा अनाउंस करवा देना चाहिए सिटी में, ऐसा पूरा ढोल नगाड़ों के साथ, कि जो स्पाइस हैं नदर किंग के यहाँ पे जो रहते हैं वो खुद ही मैसेज भेज देंगे। तो अब ये सेकंड वाला ना स्मार्ट खेल रहा है, कह रहा है कि देखो तुम मैसेज भिजवाओगे, जाएगा नहीं जाएगा, इससे अच्छा तुम क्या करो अपना ना हमारी सिटी में घोषणा करवा दो, जो इनके दूत बैठे हैं ना यहाँ पे ये खुद ही स्पाइस इनके पहुँचा देंगे इस बात को। तो ये सेकंड वाले का प्लान इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसने फिर ये किया। जो हमारा अगला कैंटो है वो बात करता है कि कैसे उस स्टोन को रिमूव किया गया। तो जो कैंटो है ये, इसमें 273 लाइन्स हैं। जो पहली से 21 लाइन है वो लड़ाई के बारे में बात करती है कि कैसे प्रिपरेशन चल रही थी चेरा किंग की, जब वो नॉर्थ की तरफ जा रहे थे, कैसे वो अपनी आर्मी से पब्लिक से कैसे बात कर रहे थे। फिर जो चेरा किंग है उसने जो नदन किंग्स हैं, जो नॉर्थ वाले किंग हैं, उनको सीधा चैलेंज कर दिया कि भाई देख हमें चाहिए ये पत्थर, चाहे तो आराम से मान जा वरना युद्ध करके लेके जाएंगे। तो पूरा ऐसा दिखा रहे हैं अपना जो अस्तित्व है उसको कि साउथ से आए हैं लेके जाएंगे पक्का। तो जो लाइन्स है अगली 22 से 87, उसमें चेरा किंग की प्रेस की गई है कि देखो कितना महान था, मतलब ये महान राजा था, कितना ब्लेस्ड था। तो इसको प्रिस्ट के द्वारा बहुत सारी ब्लेसिंग मिली थी। तो यहाँ पे भी पुरनथेनाइस के बारे में बात किया गया है। तो इस कैंटो में ये चीज़ें यहाँ पे वॉक होती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जो ये थे केस्ट बटम्स थे, इनका इम्पॉर्टेंट रोल रहा था चेरा किंगडम में, मतलब ये जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके अलग अलग उनके रोल को बता रहे हैं ये। फिर जो चेरा का किंग था उसका जो रिलीजन था वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स रिलीजन रहा था, लेकिन कुछ सेक्रेटेरियन बायस नहीं था इसके अंदर, मतलब बायसनेस नहीं करता था। फिर उसके बाद बताया गया है कि रोल ऑफ फायर क्या था। हाँ, इसमें बहुत ही उसको सेक्रोसेंट दिखाया गया है इस वाले जो कैंटो है इसके अंदर, कि कितना होली होता है फायर, और इसको एज अ एलिमेंट ऑफ एपिक दिखाया गया है। फिर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन दिखाया गया है कि हम ना भगवान से बातें करते हैं इसके द्वारा, आग के द्वारा। तभी तो ये जो हमारे संत वगैरह होते थे ये क्या करवाते थे, यज्ञ करवाते थे। तो यज्ञ से क्या माना जाता था कि हम भगवान को सीधा जो है वो आहुति वगैरह दे रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो जो फायर है उसके सिंबल को बहुत ही सेक्रोसेंट प्योर इस तरीके से देखा गया है। अब जो आगे बात करते हैं लाइन 88 से 108 में, वो बताते हैं कि जो चेरा किंग है वो फुट हिल्स पे पहुँचे, किसके, ब्लू माउंटेन के, जहाँ से उन्हें जो लॉर्ड शिवा है उनकी ब्लेसिंग्स मिली। और जब शिवा की उनको ग्रेस मिली तो फिर वो आगे बढ़ते गए। और जो लाइन्स है 110 से 136, उसमें फिर डांसर्स बताए गए हैं जो कॉनकनी कंट्री से, फिर कुत्तकू कंट्री से, और ये सारी चीज़ जिनको मतलब इन्होंने ब्लेस किया किसको, चेरा किंग को।
फिर 137 से 172 में इनका कॉन्वर्सेशन बताया गया है। किसके साथ? समज्या के साथ, जो कि कौन थे? लीडर या फिर मैसेंजर थे नदन किंग के। मतलब जो नदन किंग थे, जो नॉर्थ वाले किंग थे, उन्होंने इसको भेजा था अपने मैसेंजर को कि यार बात करके आओ उससे, चेरा वाले किंग से, जो कि कौन थे? चिनकुत्तवम या फिर सिनकुत्तवम, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। फिर जो अगली लाइन्स है 174 से 273, वो एक एस्थेटिक जो स्टाइलिस्ट होता है पुरान डोमेन का, उसको फॉलो करती हैं कि कैसा प्रिपरेशन चल रहा था आर्मी लैंड को कॉन्क्वायर करने का। तो यहाँ पे पूरा मोमेंट डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे विक्ट्री हुई, फिर बैटल फील्ड में कैसे विक्ट्री को सेलिब्रेट किया गया, नेचर है जो उसका कैसा रोल रहा। तो एंशियंट जो तमिल सोसाइटी है उसमें नेचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो उसको भी यहाँ पे दिखाया गया। क्योंकि पहले हमने किसकी, आग की बात करी, अब हम पूरे नेचर का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि नेचर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा इस विक्ट्री के अंदर। जो हमारा अगला कैंटो है वो बात करता है लस्ट्रेशन की। लस्ट्रेशन का मतलब होता है एक रिचुअल जिसके अंदर प्योरिफिकेशन किया जाता है। तो इस कैंटो में हमारे अंदर कितना है, 276 लाइन्स है, जो कि शुरू होता है इमेज ऑफ गॉडेस पत्नी से। तो इसमें ऐसे बताया गया कि कैसे उनका एक जो स्टोन है उसके ऊपर पूरा एनग्रेव किया गया उनको। तो चेरा किंग ने किसको हरा दिया? नदन का जो किंग था उसको हरा दिया, और स्टोन लेके आ गए, जिसके ऊपर इन्होंने क्या करवा दिया? इलस्ट्रेशन करवा दिया, किसका? कन्नकी का, एज अ गॉडेस पत्नी। ठीक है, ये करवा दिया है। अब ये जो मेमोरियल स्टोन है, ये ना ही सिर्फ एक साइट है वर्शिप का, मतलब ये सिर्फ गॉडेस पत्नी को ही रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, बल्कि एक मार्क ऑफ टेरिटरी भी है कि हमारी ये जीत है, उसका भी प्रतीक है ये, कि भाई हाँ चेरा किंग जीता था किसके खिलाफ? नदन किंग्स के खिलाफ। फिर जो अपनी अगली लाइन्स है 51 से लेके 124, उसमें जो ब्राह्मण मतलन है वो नरेट करते हैं अपने जो फेट है, फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑफ कोवलन और कन्नगी का, कि उन सबका क्या क्या फिर फ्यूचर रहा। जो मैत्री है, जिसके केयर के अंदर ये रहते थे, तो वो कैसे चली गई थी फिर कोवलन और कनकी की जो न्यूज़ है उसके बाद, जो पूरा शहर में आग लग गई थी। तो पूरा जो फेट रहा था बाद में सिटी का, उसको बताया है इस ब्राह्मण ने, जिनका नाम है मत्तलन। ठीक है, तो जो कोवलन के फादर है उन्होंने अपनी सारी वेल्थ को छोड़ दिया था, और जो सारा चीज़ है वो बिल्कुल बर्बाद हो गया था, मतलब सब कुछ उस जो मदुराई सिटी है उसके अंदर। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे डिस्क्राइब की हुई कि भाई वहाँ पे अब कुछ नहीं बचा, उस जो सिटी है उसका बिल्कुल सर्वनाश हो गया था गंदी तरह, वहाँ पे आग वाग लग गई थी। तो फिर ये जो ब्राह्मण था मेथिलिन, इसको 50 मेजर्स ऑफ गोल्ड दिया गया, मतलब जितना बॉडी वेट था ना चेरा किंग का, उसके हिसाब से इसको सोना दिया गया। एंड ये जो चेरा किंग है फिर वो बात करता है नदन किंग से ऐसा बैटलफील्ड के बारे में, और इनका पूरा बातचीत चल रहा है। तो चेरा किंग फिर छोड़ के चला गया था नदन प्लेन्स को, और फिर अपने चेरा किंगडम में वापस चला गया। तो चेरा किंगडम को पूरा सजाया गया कि भाई हमारा राजा जीत के आया है, तो रानी भी पूरी सजी वजी है, वहाँ पे पूरा डेकोरेशन चल रहा है। तो लाइंस जो 229 से 233 है, वहाँ पे अगम जो थनाया है उसका यूज़ किया गया है, जहाँ पे जॉय दिखाया गया है चेरा क्वीन का, कि अब वो अपने हस्बैंड से मिलने वाली है, जो कि जो है जीत के आई हैं जो नदर्न इंडिया था, मतलब जो नदर्न पार्ट था वहाँ से। तो वो पूरे किंगडम का एक डिवाइन जो सेल्फ है उसके बारे में बताता है कि भाई कितना ये अच्छा साम्राज्य है, यहाँ पे ये जो राजा है ये भी बहुत अच्छा है, जो कि जीत जीत के आ रहा है, जो इसने ठान ली वही करता है। तो इसमें फिर से जो पूरा कैंटो है वो प्रोग्रेस करता है। इसमें फिर से गाना आता है इनका हिल ड्वेलर्स का, जो कि गाने गाते हैं किसकी? चेरा किंग की वाहवाही में, ऐसा कि यार बहुत अच्छे हो तुम तो। फिर फ्लूट्स वगैरह बजाई जाती हैं, और चेरा किंग फिर हाथी पे बैठ के आ जाते हैं वंसी में। तो ये जो सिटी है सिटी ऑफ वंसी, यहाँ पे ये आ जाते हैं। जो हमारा अगला कैंटो है, मतलब इस वीडियो का लास्ट कैंटो, वो बात करता है उस मेमोरियल स्टोन के बारे में। तो इस कैंटो के अंदर 240 लाइन है, 1 से लेके 45 लाइन पूरा सेलिब्रेटरी वाले मॉड्यूल पे चलती हैं। ये राजा जीत के आया है, खुशी है चारों तरफ। ठीक है, ये वाला चीज़ एक फेस्टिवल वाला सा सीन दिखाया गया है। तो शिलापतिकरम की जब बात करें तो विमेन चाहे तो बिल्कुल ही बहुत पायस और चेस्ट वाली है, या फिर उनको बिल्कुल ही पब्लिक वुमेन दिखा दिया गया है। वो ऐसा नहीं है कि हाँ कोई औरत इंडिपेंडेंट तरीके से जी रही है अपनी ज़िंदगी, ऐसा कुछ नहीं है इनके में। ऐसे तो ऐसी है जो बिल्कुल ही पति के अंडर, जिसको एक चेस्टिटी का साइन देते हैं, वो चीज़ है। या फिर वो पब्लिक वुमेन है, फिर अगर कोई बाहर निकली तो वो पब्लिक वुमेन हो जाती है। तो वो वाला चीज़ यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है। फिर जो अगम और पुरान थेनाइज हैं उनको भी कॉन्टेक्चुअलाइज किया गया है,
कि वो फेमिनिन है या फिर मस्कुलिन है इस प्रिंसिपल में, ये चीज़ बताई गई है। तो ये मैं पहले बता चुकी कि अगम और पुरन थिनाई, इसका तुम टेंशन मत लो, इसका मैं वीडियो डाल दूँगी स्पेशली, जिससे तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा वो चीज़। तो जस्ट रिलैक्स अभी। फिर जो लाइंस है 46 से 80, उसमें चेरा किंग के बारे में बताया गया है कि ये मिलते हैं क्वीन विनमल से, फिर इनकी मीटिंग को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इनका यही डिस्क्रिप्शन है इन लाइंस में कि कैसे वो मिलते हैं, क्या कुछ सीन रहता है, क्या क्या एक्शन रहता है। तो ये था इन 46 से 80 लाइंस के बारे में। ये जो परफॉर्मेंस ऑफ चाक्या है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है इस एपिक के लिए, क्योंकि यहाँ पे पूरा एक जो ट्राइबल और फॉक के बीच, एक तो ट्राइबल या फिर फॉक के बीच का बताया गया है कोर्ट के साथ कि क्या क्या उनका रिलेशन था और कैसे वो चलता था। ठीक है, ये चीज़ बताई गई है। फिर जो लाइन्स है 81 से 240, उसमें कॉन्वर्सेशन दिखाया गया है चेरा किंग का किसके साथ, जो वो ब्राह्मण था ना, उसने बताया था कि किसका कैसा फेट रहा था, मत्तलन, उसके बारे में बताया गया है कि इनकी कैसे बातें चली। फिर जो निलन और एक जो मैसेंजर था होल में, ये चीज़ें दिखाई गई हैं। फिर नरेटिव को शिफ्ट करा गया है किंग के एंजॉइंग द डांस विद हिज क्वीन, की इनका कैसा पूरा पार्टी शार्टी चल रहा है जीतने के बाद। फिर जो निलन है वो रिपोर्ट करता है चेरा किंग को अबाउट दिस चोलाज एंड पंत्या किंग, जो कि कंडेम करते हैं ब्रुटलिटी शोन बाय द चेरा किंग अगेंस्ट द नदन किंग्स। तो कि चोला और जो पंत्या किंग थे वो इसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं कि यार तुमने क्यों करा उस नदन किंग के साथ इतना गलत, तुम इतना ब्रुटलिटी शो करोगे। तो जो चिनकुत्वम है वो हंसता है इनकी व्यूज़ पे कि यार कैसे लोग हैं ये। तो ब्राह्मण मित्तलन है जो, वो सोल्यूशन लेके आते हैं चेरा किंग के पास कि तुम ना एक सेक्रीफाइस परफॉर्म कर दो। तो इनकी कुछ लाइन है, ग्रेट सेक्रीफाइस विद द हेल्प ऑफ प्रिस्ट वॉज इन 4 वेदास, कि तुम क्या करो, एक ऐसे प्रिस्ट की हेल्प से एक सेक्रीफाइस परफॉर्म कर दो जिसने 4 वेदों को पढ़ रखा हो, उसको अच्छी तरह वो आते हो। फिर तुम इस जो एक कैप्टिविटी है या फिर तुम्हारी जो सोवेनिटी है उसको तुम प्रूव कर दोगे। मैंने तुम्हें ना एक वो महाभारता वाला भी बताया था ना, डाइसिंग वाला चीज़, ये उसमें भी था कि जब युधिष्ठिर ने उसको बुलाया था अपने भाइयों कजन्स को कि ना मैं अपना एक यज्ञ परफॉर्म कर रहा हूँ जिससे मैं अपनी सोवेनिटी को सबको बताऊंगा। तो इस तरीके से ये राजा लोग कुछ परफॉर्म करते थे यज्ञ वज्ञ, जिसमें सबको बताते थे कि तुम ना हमें ट्रिब्यूट दो। ट्रिब्यूट देने का मतलब ये है कि तुम इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ मैं बहुत महान राजा हूँ और मैंने इतने राज्यों को जीता है। तो वो एक बार डाइसिंग वाली वीडियो भी तुम देखना, उसका डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, उसमें भी तुम समझ पाओगे कि वो उसका क्या बेनिफिट है एक सेक्रीफाइस का। ये जो हमारा चेरा किंग है इसने ग्रेट सेक्रीफाइस तो करा ही, बल्कि ये जो नदन किंग था इसको भी छोड़ दिया और ऑर्डर कर दिया उसके रिवेन्यू मिनिस्टर को कि यार इसके जो सिटीजन्स हैं ना उनके ऊपर से टैक्स भी हटा दो। तो जो पुरान थिनाई है उसका एवोकेशन यहाँ पे हुआ है और एक किंग की क्या ड्यूटी होती है और ये सारे परफॉर्मेंस ऑफ ग्रेट सेक्रीफाइस उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। फिर जो एक्शन था चेरा किंग का उसको जो स्ट्रेटेजिक तरीके से सिचुएट किया गया है इन पोजिशन ऑफ पावर एंड रिस्पेक्ट, ताकि वो पांत्या और चोला किंग्स को अपना एक फेवर दिखा सके कि देखो यार तुम खुश नहीं थे तो आई जस्ट गिव अ फेवर टू दिस मैन और मैंने इसको रिहा कर दिया। तो इस तरीके से ये वाला कैंटो ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा एंड ये टेक्स्ट बहुत बड़ा है तो इसके 2 पार्ट्स तो एटलीस्ट बनेंगे। वीडियो लंबा हो जाता है लेकिन आई अश्योर यू, आई गारंटी यू कि एक बार मतलब आप इसके गो थ्रू हो जाएंगे ना पूरे दोनों जो वीडियो आएंगे उनके, तो पूरा टेक्स्ट आपको क्लियर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन कहीं से आ जाए आप नहीं छोड़ सकते उसको। एक तो ये चीज़ था। और प्लीज़ आई रिपीट फीडबैक दे दिया करो पिछली वीडियोस का, मैंने जैसा भी देखा रिस्पॉन्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बिकॉज आई मेक वीडियोज़ फॉर यू। एंड अगर आप आप उस चीज़ को अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे हैं या फिर आप देख ही नहीं रहे हैं तो फिर कोई मतलब बनता नहीं है वीडियोज़ बनाने का। अगर आपके पास ऑलरेडी है उसके लिए मटेरियल तो यू जस्ट से मी कि इस पे मत बनाओ, इसका हमें आता है, हमें समझ आ गया है, दूसरे पे बना दो। तो आई मेक फॉर दैट, वाई आई विल बी वेस्टिंग टाइम किसी मतलब ऐसे ही टॉपिक में मैं भी टाइम वेस्ट करूँ जिसका आपके पास बहुत सारा कंटेंट है पहले। तो यही बोलना था मुझे और ये वीडियो तो यहीं ख़त्म होता है। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।